हिस्ट्री को भी 2 या 3 दिन पहले ही शुरू किया है और इसमें आपको एक जो वंश है वो लगभग पूरा करवा चुका था। यानी कल आप क्या पढ़ रहे थे कि इसमें हमें मेन पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और इसके अंदर मैंने आपको बताया होगा कि ये जो है 1206 से लेकर के ये 1526 तक चलती है। 1206 से लेकर के 1526 तक चलती है। अब एक चीज़ देखो, इस दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें मेन क्या पढ़ने थे? हमें मेन तो पढ़ने हैं, इसमें टोटल 5 वंश इसमें आते हैं। कितने वंश आते हैं? 5 वंश इसके अंदर आते हैं। अब एक चीज़ देखो, 5 वंशों के अंदर हमने इसमें जो पहला वंश था ना, जिसका क्या नाम रहेगा? जिसका नाम था गुलाम वंश। क्या नाम था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो रहा था ये आपका 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था, जो मैं आपको लगभग कंप्लीट करवा चुका था। देखिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ध्यान से पढ़ना है। इसमें अपन ने एक तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक तो मैंने करवाया होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा इसके अंदर है कि आपको याद करना है जो इल्तुतमिश है ना, इस इल्तुतमिश को याद रखना है। तीसरा आपने क्या याद रखना है? जो रजिया सुल्तान है इसे हमें याद रखना है, रजिया सुल्तान को। और चौथा इसमें जो कैरेक्टर है ना वो आपको बलबन को याद रखना पड़ेगा। ये 4 कैरेक्टर तो आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक अगर पूछे इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था क्यूमर्स। क्यूमर्स कौन था? ये इस वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, ये अंतिम रूलर हुआ करता था। और ये कब गया था? तो ये 1290 ईस्वी के अंदर इसकी भी क्या करवा दी गई थी? हत्या करवा दी गई थी। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? तो गुलाम वंश है, इसके बाद में शुरू होता है खिलजी वंश। क्या शुरू होता है? खिलजी वंश। और ये जो खिलजी वंश है कब से कब तक रहा था? ये 1290 से लेकर के ना ये 1320 ईस्वी तक रहेगा। तो कल अपन ने खिलजी वंश के अंदर क्या पढ़ा था कि जो खिलजी वंश का संस्थापक हुआ करता था ना वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब एक चीज़ देखिए, ये व्यक्ति 1290 से लेकर के यानी 1290 से 1296 तक ही रह पाया था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाद में इसकी भी हत्या करवा दी गई थी। इसकी भी हत्या किसने करवाई थी? उसी के भतीजे ने, इसी के दामाद ने, जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये इसके भतीजे का नाम हुआ करता था। आज हमें इसी को पढ़ना है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था और ये कब से कब तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेकर के ना ये 1316 ईस्वी तक शासन करता है। 1296 से 1316 तक कौन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी रहा था। आप जान लेते हैं कि जब ये व्यक्ति इतने समय तक रहा, लगभग 20 वर्ष हो गए, तो इसने अपने टाइम पीरियड में क्या क्या काम करवाए थे। पहली बात तो ये है, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपने इस चाचा जिसका नाम है जेके, इसके समय में जब ये दक्षिणी भारत के ऊपर आक्रमण करता है, ये व्यक्ति जब दक्षिणी भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। क्योंकि इसको आक्रमण करने के लिए भेजा ही किसने था? जलालुद्दीन खिलजी ने ही तो भेजा था। ये व्यक्ति कब गया था? तो ये 1294 ईस्वी में क्या करता है? ये दक्षिणी भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है। जब ये दक्षिणी भारत पर आक्रमण करता है तो स्थान का नाम अगर आपसे पूछे वो था देवगिरी। क्या नाम था? देवगिरी। और देवगिरी का जो शासक था ना रामचंद्र देव हुआ करता था। क्या नाम था? रामचंद्र देव जो है ना ये देवगिरी का शासक हुआ करता था। आप क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों कि जो हिस्ट्री है इसमें जो खिलजी वंश है, अलाउद्दीन खिलजी मैं करवा रहा हूँ आपको। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सबसे पहले अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में कहाँ पर आक्रमण करता है?
तो दक्षिणी भारत के ऊपर आक्रमण करता है। दक्षिणी भारत में भी एक सबसे प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है देवगिरी, और देवगिरी के शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव हुआ करते थे। रामचंद्र देव को ये व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है? पराजित कर देता है। रामचंद्र देव क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे। और जब ये पराजित हुए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको धन हाथ लगता है, या मैं कह दूँ कि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में धन संपदा हाथ लगती है। ठीक है, ये इसी धन संपदा को देख करके तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके मन में एक लालच आ गया था। क्या लालच? ये आया कि जब मैं दक्षिणी भारत को जीत सकता हूँ, जब मैं इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पूरे भारत को अपने कब्जे में, यानी दिल्ली का बादशाह भी कौन बन सकता है? तो दिल्ली का बादशाह भी मैं बन सकता हूँ। ये बात इसने सोच ली थी। कब? 1294 के अंदर। तो ये व्यक्ति इसी 1294 से लेकर के 96 तक, लगभग 2 वर्षों तक अपने चाचा जेके को मारने के लिए एक प्लान, एक षड्यंत्र, एक समय का इंतजार करता रहा था। ठीक है, तो क्या काम करता है? 1296 के अंदर जब ये इसकी हत्या करवाएगा, यानी इसके अंदर ये लोग ये नहीं सोचते कि भाई साहब ये तेरा चाचा है, ये तेरा दामाद है, ये तेरी माता है, ये पिता है। नहीं, अगर इन लोगों को गद्दी हड़पनी होती ना, तो ये लोग क्या काम करते? इन लोगों को मारने काटने के सिवा और कोई काम था ही नहीं। देखो इसने क्या काम किया, हालांकि इसका चाचा है ये जेके, फिर भी इसको मारा किसने है? इसी के भतीजे ने, जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। क्यों? क्योंकि दिल्ली का बादशाह बनना था, और दिल्ली का बादशाह बन भी गया था। ठीक है, अब ये व्यक्ति 1296 में हत्या करवा देगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इसे द्वितीय सिकंदर, इसे द्वितीय सिकंदर, या फिर इसने सिकंदर शाहनी की उपाधि को धारण किया था। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शाहनी की जो उपाधि है ना, इससे अपने आप को किसने अलंकृत किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आपने सिकंदर महान का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर महान एक ऐसा व्यक्ति हुआ करता था जिसने लगभग पूरे विश्व को जीतने का प्रयास किया, और एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे क्षेत्रों को उसने विजित कर लिया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सिकंदर के पास में जितनी भी धन दौलत थी ना, वो उसके काम नहीं आई थी, क्योंकि सिकंदर जब लास्ट में मरा था तो एक प्रकार की छोटी सी बीमारी से ही मर गया था। इसीलिए तो जब उसने कहा अपने किससे? शासकों से, कि जब भी मुझे दफनाया जाए तो एक काम करना, मेरे जो हाथ है वो मेरी अर्थी से बाहर रखना, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए कि इस व्यक्ति के पास में कितना धन दौलत था, लेकिन फिर भी 1 रुपया काम नहीं आया इसको, इसकी जान को बचाने के लिए। ठीक है ना, तो याद रखना, इसने भी क्या कहा कि मैं भी अपने आप में क्या हूँ? सिकंदर ही हूँ। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि निम्न में से किस शासक ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शाहनी की उपाधि से अलंकृत किया था, तो उसका नाम रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, ये व्यक्ति किन किन चीज़ों के लिए अपने टाइम में प्रसिद्ध था? एक तो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यानी इसका मतलब क्या है? तो इसने अलग अलग बाजार बना दिए थे। जैसे खाद्यान्नों का जो बाजार है ना, वो इसने अलग बना दिया। ठीक है, जैसे कपड़ों की अगर कोई मार्केट है, इसको अलग कर दिया था। जैसे गुलामों की अगर कोई मार्केट है, उसको अलग कर दिया था। और जैसे पशुओं की अगर कोई मार्केट है ना, तो इसको यहाँ से इसने अलग कर दिया था। यानी खाद्यान्नों की, कपड़ों की, गुलामों की, पशुओं की, इस प्रकार से अलग अलग जो बाजार है ना, वो इसने स्थापित कर दिए थे। अब एक चीज़ देखो, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को क्यों अपनाया? क्योंकि लगभग इसकी जो सोच थी ना, वो थी कि जितने भी हिंदू व्यापारी हैं उनको एक प्रकार से तंग करना, ताकि उन लोगों को रोका जा सके व्यापार करने से। हालांकि इसकी प्रणाली के अंदर एक ये नियम भी था, अगर कोई कम तोलता है, अगर कोई कम तोलता है
तो आपने क्या काम करना है, उसके जितने वजन का उसके शरीर से मांस काटने की सजा हुआ करती थी। यानी इसने कहा कि अगर भी कोई व्यापारी किसी भी चीज़ को देने में या तोलने में कम करे तो उसके वजन के जितना उसके शरीर से क्या काट लो, मांस। यानी वो क्या थी, वो एक कड़ी सजा हुआ करती थी। तो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध कौन हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें जाने तो क्या है, इसने एक तो घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। घोड़ों को दागने की जो प्रथा होती है, घोड़ों को दागने की जो प्रथा होती है ना, उसकी शुरुआत किसने करवाई थी, इसी ने करवाई थी। नेक्स्ट, हुलिया प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा करवाई गई थी, तो हुलिया प्रथा की शुरुआत भी, हुलिया प्रथा की जो शुरुआत है वो भी इसी के द्वारा ही करवाई गई थी। यानी इसने घोड़ों को दागने के लिए, या फिर मैं कह दूं कि सैनिकों को नगद वेतन देने की घोषणा भी किसने की थी, नगद वेतन देने की जो घोषणा की थी या नगद वेतन देने की जो शुरुआत की गई थी ना, वो भी किसी के द्वारा की गई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। यानी एक तो इसने घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत करवाई थी, एक इसने हुलिया प्रथा की शुरुआत करवाई थी, एक इसने नगद वेतन देने की जो शुरुआत करवाई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या काम करता है, इसके अलावा अपने टाइम पीरियड में यानी 1296 से 1316 ईस्वी तक ये बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या करता है, बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और इन क्षेत्रों को विजित करने का भी काम करता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि इस व्यक्ति का प्रसिद्ध जो आक्रमण है वो कौन सा है। अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो इसने गुजरात के ऊपर भी तो आक्रमण किया था। ठीक है, और गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो वो लगभग इसने 1298 ईस्वी के आसपास ही किया था। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट ये देखिए, इसने अगला जो आक्रमण किया था ना वो रणथंबोर के दुर्ग को जीतने पर किया था। रणथंबोर का जो किला होता है ना, रणथंबोर का जो दुर्ग है इस पर आक्रमण किया था। कब किया था, तो लगभग 1301 ईस्वी के अंदर इसने आक्रमण कर दिया था। देखिए, कल मैं आपको बता रहा था कि ये जो रणथंबोर का दुर्ग है ना, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये किससे घिरा हुआ था, ये 7 पहाड़ियों से घिरा होने वाला एकमात्र क्या है, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है। ठीक है, इसीलिए तो अबुल फजल ने इसके बारे में बोला भी था कि यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसने पेटीकोट को पहने हुआ है। क्या पहने हुआ है, पेटीकोट पहन रखा है। हंसने की बात नहीं है। पेटीकोट का मतलब पता है क्या होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है एक प्रकार से कि ये वो किला है जो हमें दूर से दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि ये बना जरूर पहाड़ियों पर है लेकिन 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो किला का नाम क्या पड़ गया, रणथंबोर। यहाँ का शासक हुआ करता था हमीर देव। क्या नाम था, हमीर देव। तो हमीर देव को पराजित करने का जो काम करता है ना वो अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। यानी इसने रणथंबोर के किले को भी जीत लिया था। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था ना वो था चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ का आक्रमण। सबसे जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो था चित्तौड़गढ़ का जो किला था ना, इस पर आक्रमण किया था। कब, तो इसने 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ के जो उसमें राजा हुआ करते थे ना वो कौन थे, तो वो थे रावल रतन सिंह। क्या नाम था, रावल रतन सिंह हुआ करते थे, रावल रतन सिंह। और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था नागमती। ठीक है, तो ये तो बात आती है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, ये अगर मैं कहूँ कि इसका जो आक्रमण है ये 1303 के अंदर किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने,
वजह क्या बनी थी आप जान लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया का क्या है, ये इंडिया का मैप है, यहां से मान लो, ठीक है। आपने देखा होगा कि भारत के यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम आज के टाइम में तो क्या है, आज के टाइम में इसका नाम है श्रीलंका, और पहले इसका नाम हुआ करता था सिंहल द्वीप। क्या नाम था, सिंहल द्वीप। पहले जो इसका नाम था ना वो हुआ करता था सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप, ये इसका नाम पहले हुआ करता था। तो श्रीलंका या सिंहल द्वीप, यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, उस राजा का नाम क्या था, यहाँ पर जो राजा थे ना उस राजा का नाम हुआ करता था राजा गंधर्व सेन, राजा गंधर्व सेन ये नाम इसका हुआ करता था। तो यहाँ पर जो गंधर्व सेन था ना, इस गंधर्व सेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था रानी पद्मिनी। क्या नाम था, रानी पद्मिनी, ये इसकी पत्नी, ये पुत्री का नाम हुआ करता था रानी पद्मिनी, ठीक है। तो रानी जो पद्मिनी थी ना, ये उस टाइम पर एक सुंदर महिला हुआ करती थी, बहुत सुंदर कन्या थी उस टाइम के लिए। आज के टाइम में तो क्या है कि आर्टिफिशियल है, क्योंकि मेकअप वगैरह करवा करके घूमती रहती है, ठीक है ना, तो वो आज के टाइम पे है नहीं। जो ये थी ये रियलिटी थी, ये सच्चाई थी, क्या कि इसने कोई ये थोड़ी ना कि मेकअप करके बैठी है, ये अपने आप में क्या थी, उस टाइम पे भाई साहब सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी, ठीक है। इसके पास में क्या हुआ करता था, एक तोता हुआ करता था, ठीक है। तोते का नाम क्या था, तो तोते का जो नाम है ना वो हुआ करता था हीरामन, हीरामन। हीरामन जो है ना, ये रानी की पद्मिनी के पास में एक तोता हुआ करता था, और ये तोता एक दिन गलती से यहाँ से चला गया था, और कहाँ पर आ गया था, ये यहाँ पर राजस्थान के अंदर आया था, ठीक है। या मैं कह दूँ कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आ गया था, किसी शिकारी के हाथों, किसी शिकारी ने यहाँ पर इसको बेच दिया था कि मैं राजा रतन सिंह को ये जो तोता है ये भेंट कर दूंगा। यानी देखो, राजस्थान में दुर्ग है कौन सा, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग, ठीक है। ये जो गागरोन दुर्ग है ना, इसमें एक शिकारी था और इसके हाथ लग गया था क्या, हीरामन। तो इस गागरोन दुर्ग से उस शिकारी ने चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रावल रतन सिंह, इनको क्या कर दिया, ये सोना भेंट कर दिया, ये जो तोता है ना ये भेंट कर दिया कि ये लो, ये एक प्रकार तोता है जो क्या है, जो इंसानी भाषा के अंदर बात करता है, ठीक है। अब रतन सिंह ने सोचा कि अगर ये इंसानी भाषा के अंदर बात करता है तो मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि जो नागमती है ना, ये सज धज करके इस तोते के सामने आकर के बोली कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब ये जो महिलाएं होती है ना, इनको जब भी कहाँ पर जाना हो तो सज धज के निकलेगी और साथ में दूसरे को पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो इस तोते से उसने पूछा कि मैं लग कैसी रही हूँ, तो तोते ने कहा कि वैसे तो मैं तेरे को क्या बताऊँ कि तू ठीक ही दिख रही है, लेकिन जिस जगह से मैं आया हूँ ना वहाँ पर जितनी सुंदर महिला है उससे सुंदर महिला मैंने आज तक नहीं देखी है। इस बात को कौन सुन रहा था, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने जब पूछा कि यार इससे भी सुंदर कोई महिला है तो बताओ कहाँ पर है, तो कहते हैं इसके कहने पर रतन सिंह जो है ना वो यहाँ पर आए थे और यहाँ से श्रीलंका पहुँच गए थे। और जो इसके पिता थे गंधर्व सेन, इन्होंने कहा एक प्रतियोगिता रखी थी, कोई तलवारबाजी की प्रतियोगिता होती है कि जो भी इसमें जीतेगा मैं अपनी पुत्री की शादी उसी से कर दूंगा। तो कहते हैं कि रतन सिंह ने उस तलवारबाजी के अंदर उस प्रतियोगिता को जीता भी था और रानी पद्मिनी से वहाँ पर शादी भी कर ली थी। हालांकि इसकी पहली पत्नी है, नाम क्या है, नागमती है, लेकिन फिर भी रानी पद्मिनी से इसने शादी वहाँ पर कर ली और कुछ समय तक यहीं पर रुके रहे। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ के अंदर जब वापिस आई रानी पद्मिनी को लेकर के, तो कहते हैं ना कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो एक आगमन पे एक स्वागत होता है। तो कहते हैं कि जब स्वागत हुआ
तो ये रानी पद्मिनी जो है इस महल के अंदर एंट्री करती है, इस किले के अंदर। और बाद में क्या होता है, एक जो है ना खाने पीने के लिए लोगों को बुलाया गया था, यानी मैं कह दूं कि एक प्रोग्राम किया गया था कुछ खाने पीने का या भोज उत्सव का, उस पे बुलाया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तांत्रिक हुआ करता था राघव चेतन करके। क्या नाम था, राघव चेतन। ये जो व्यक्ति है ना, ये तांत्रिक में माहिर था। कैसे, यानी ये तंत्र विद्या को जानता था। और इसी ने क्या काम किया था, जब रानी पद्मिनी को देखा ना, तो इसने सोचा कि इससे मैं क्या कर लेता हूँ, शादी कर लेता हूँ। लेकिन बाद में जब पता लगा रतन सिंह को, तो राघव चेतन को यहाँ से बाहर निकाल दिया कि आज के बाद इस किले के अंदर एंट्री मत कर जाना। और ये बाद में आया ही नहीं। लेकिन ये यहाँ से किसके पास पहुँच गया था, ये दिल्ली के अंदर गया था और अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुँच गया था। ठीक है, जब राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के बताया कि मैं जिस स्थान से आ रहा हूँ वहाँ पर एक रानी है जिसका नाम क्या है, रानी पद्मिनी है, और वो सबसे सुंदर क्या है, महिला है। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ से एक मन बनाया क्या, कि अब क्या करना है, चित्तौड़गढ़ के किले में जाना है और उस रानी को देखना है। ठीक है, तो पहले तो क्या हुआ कि रतन सिंह ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब रानी पद्मिनी को देखा, वो भी किसके अंदर, एक जलाशय के अंदर। किस में देखा था, एक जलाशय के अंदर एक पानी का तालाब था। उस पानी के तालाब में जब परछाई पड़ी थी इसकी, तो वहाँ पर देखा था किसको, रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था। ठीक है, अब इसके मन में ये लालसा जाग उठी है कि मुझे भी क्या करनी है, इससे शादी करनी है। तो इसलिए उसने रतन सिंह को क्या कर लिया था, इस किले से कैद कर लिया था। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब ये 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करेगा, क्या करता है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इस किले पर जब आक्रमण करता है ना, तो उस पीछे वजह क्या है, वहां पर वजह थी रानी पद्मिनी ही, रानी पद्मिनी। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो पद्मावत की रचना की गई थी, पद्मावत, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। अब बात ये आती है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन था, तो शेरशाह सूरी का दरबारी कवि हुआ करता था। शेरशाह सूरी का ये दरबारी कवि हुआ करता था। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। शेरशाह सूरी का दरबारी कौन था, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने किसकी रचना की थी, पद्मावत की रचना की थी। आपको पता हो तो पीछे पद्मावत जो है ना, वो एक मूवी भी आई भी, इसके ऊपर एक प्रकार से मैं कह दूं कि कंट्रोवर्सी भी हुई थी। ठीक है, तो रानी पद्मिनी को देखने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले में गया, तो इसने क्या काम किया, रतन सिंह को यहाँ से कैद कर लिया। जो रतन सिंह था, कौन था रतन सिंह, ये नागमती का, या मैं कह दूं कि रानी पद्मिनी का पति हुआ करता था रतन सिंह। और इसको यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर लिया। ठीक है, जब इसको कैद किया गया, तो कैद करके अपने दिल्ली के दरबार के अंदर ले गया अलाउद्दीन खिलजी, और वहाँ से एक संदेश भिजवाया क्या, कि अगर आपको रतन सिंह चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रानी पद्मिनी है ना, इस रानी पद्मिनी को दिल्ली दरबार में भेजना होगा, यानी हमारे दरबार के अंदर इसको भेजना होगा। तो रतन सिंह के दो प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे, रतन सिंह के दो सेनापति हुआ करते थे। एक का नाम तो क्या था, गोरा, एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। गोरा और बादल जो है ना, ये दो प्रसिद्ध सेनापति हैं किसके, रतन सिंह के। इन लोगों ने है ना एक प्लान तैयार किया, एक योजना बनाई, और वो योजना क्या थी कि एक संदेशा भिजवाया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, यानी दिल्ली के अंदर, क्या कि जो रानी पद्मिनी है ना, इसके साथ में 600 और जो रानियां हैं, ये भी आपके दरबार में आ रही है,
ये भी आपके साथ में यहाँ पर आएगी। लेकिन इन्होंने जो योजना बनाई वो थी पालकी योजना। वो क्या थी? वो पालकी योजना थी। पालकी का मतलब होता है कि जिसमें एक, मैं कह दूं कि जो दुल्हन होती है, जो बैठती है, उसका नाम होता है पालकी। तो कम से कम जो पालकी तैयार की गई ना, वो 600 प्लस पालकियाँ तैयार की गई। और जिस पालकी के अंदर रानी पद्मिनी को बैठना था, वहाँ पर बैठाया गए थे उसके अंदर थे लोहार, ताकि रतन सिंह को जहाँ पर भी कैद किया गया था उसको बेड़ियों से जकड़ करके कैद किया गया था। और उनको काटने के लिए जो हिस्सा चाहिए, जो सामर्थ्य चाहिए, वो इनके अंदर हुआ करता था। और जब उनके दरबार में पहुंचे दिल्ली के अंदर, तो ये इन्होंने क्या काम किया था, रतन सिंह को वहाँ से जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो बेड़ियों को काट दिया गया था और रतन सिंह को यहाँ से एक प्रकार से छुड़ा लिया था। तो बाद में क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा कि रतन सिंह को जो मेरे दरबार में कैद था, इसको वहाँ से छुड़ा करके ले गए। तो अब 1303 में ये चित्तौड़गढ़ के किले पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है 1303 के अंदर। ठीक है, क्या होगा इस युद्ध में? जो रतन सिंह है, रतन सिंह जो है ना, ये रतन सिंह मारे जाते हैं, इनकी हत्या हो जाती है। और इनकी हत्या होने के बाद में जो रानी पद्मिनी थी ना, जो कौन थी? रानी पद्मिनी, इसने जोहर कर लिया था। जोहर, अब देखो जोहर का मतलब क्या होता है? दो प्रकार के हुआ करते थे। आपने नाम सुन रखा होगा सती प्रथा। तो सती प्रथा का मतलब होता है कि पहले के टाइम में क्या था कि जिस भी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उस महिला को भी उसी की चिता में ये झोंक दिया करते थे। यानी वो क्या थी? वो ये था कि एक महिला का पति जो इस दुनिया के अंदर नहीं रहा, उसको भी उसकी चिता के अंदर सती होने के लिए ये बोलते थे। यानी कि वहाँ पर महिला का भी मरना होता था, यानी वो पति के जाने के बाद में होता था, उसको बोलते हैं सती प्रथा। तो वो तो समझ होगी। एक होता है जोहर, एक तो होता है जल जोहर, और एक होता है अग्नि जोहर। यानी एक तो जल जोहर है, एक अग्नि जोहर है। जल जोहर का मतलब होता है कि पानी के अंदर छलांग लगा करके या पानी में कूद करके अपने आप को खत्म करना। और अग्नि जोहर का मतलब होता है कि आग में कूद करके अपने आप को समाप्त कर लेना। तो ये क्या होता है? ये पहले के टाइम में जोहर हुआ करते थे। तो रानी पद्मिनी ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ मैं नहीं जाऊंगी। यानी रतन सिंह जी मारे गए थे और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मेरे को जाना नहीं है, तो इससे अच्छा है मैं क्या कर लेती हूँ, जोहर कर लेती हूँ। तो रानी पद्मिनी ने जो जोहर किया वो कौन से वाला था? वो अग्नि जोहर था। अच्छा, क्या रानी पद्मिनी अकेली गई थी? अकेली नहीं, बहुत सारी रानियां जितनी भी वहाँ पर थी ना, वो अग्नि जोहर में रानी पद्मिनी के साथ में ही क्या हो गई थी, अपने आप को समाप्त कर लिया था। ठीक है, तो 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर जो आक्रमण किया वो रानी पद्मिनी को लेकर के ही किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो रानी पद्मिनी है, इसकी जीवनी पर एक पुस्तक लिखी गई थी, पद्मावत। किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? शेर शाह सूरी का ये दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने पद्मावत की क्या की थी? रचना की थी। आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो अलाउद्दीन खिलजी वापस यहाँ चला गया था और ये लगभग 1316 तक रहा था। ठीक है, तो इसने अपने टाइम पीरियड में और क्या क्या काम करवाए थे? तो दिल्ली के अंदर एक हौज खास का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके मंत्री ने एक मोट की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। मोट की मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो ये कुछ कार्य थे जो इसके द्वारा दिल्ली के अंदर करवाए गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कि जिस प्रकार से जो अपन ने पढ़ा था गुलाम वंश, इसके बाद में आता है खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दिल्ली का बादशाह बन जाता है। जब ये दिल्ली का बादशाह बना तो 1296 से 1316 तक रहा। जब ये दक्षिणी भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ के शासक का नाम था रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव को पराजित करने के बाद में इसके मन में जो लालसा जागी है क्या कि मैं भी दिल्ली का बादशाह बन सकता हूँ। ठीक है,
तो इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शाहनी की उपाधि से अलंकृत किया था। एक यह बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए क्या हुआ करता था, प्रसिद्ध हुआ करता था। जैसे खाद्यान्नों की मार्केट को अलग कर दिया, कपड़ों की मार्केट को अलग कर दिया, गुलामों की मार्केट को अलग कर दिया, और जो पशुओं की मार्केट थी ना, इसको अलग कर दिया था। इनके अलग अलग जो अधिकारी हैं उनको भी नियुक्त इसने कर दिया था। एक अपन ने देखा कि घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाई गई थी। अब इस चीज को समझो, घोड़ों को दागने का मतलब क्या होता है। घोड़ों को दागने का मतलब ये था कि उनके ऊपर एक प्रकार से निशान बन जाए, ताकि पहचान में आ जाए कि ये जो घोड़े हैं ये उसकी सेना के हैं, ये हमारी सेना के हैं। बात ये थी कि ताकि पहचान रहे ये घोड़े किसकी सेना के हैं। नेक्स्ट, हुलिया प्रथा। जो सैनिक हुआ करते थे ना, उन सैनिकों के लिए एक हुलिया रखना, जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह रखना, जैसे हम सर पे कोई टोपी वगैरह जो होती थी उसको बांध करके रखना, इस प्रकार से एक हुलिया प्रथा की शुरुआत करवाई थी। नगद वेतन देने की शुरुआत भी किसने करवाई थी, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के किले पर जब आक्रमण किया तो वहाँ के राजा कौन है, रतन सिंह थे। पहली पत्नी नागमती, दूसरी कौन है, रानी पद्मिनी है। तो ये यहाँ पर याद रखना। एक आपने क्या करना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था जिसका नाम है मालिक काफूर। क्या नाम रहेगा, मालिक काफूर। ये इसका प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था। किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। यानी मालिक काफूर था कौन, एक प्रकार से किन्नर था, एक प्रकार से एक हिजड़ा हुआ करता था, मालिक काफूर। तो इसने भी अलाउद्दीन खिलजी को किसी टाइम में जहर देना शुरू कर दिया था। यानी ये जो मालिक काफूर है ना, ये सेनापति जरूर है उसका, लेकिन इसके मन में भी लालसा जाग उठी है क्या, कि मैं भी क्या बन जाऊं, दिल्ली का बादशाह बन जाऊं। इसलिए इसने अपने जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनको धीरे धीरे जहर देना भी शुरू किया था, और 1316 के अंदर क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मलिक मोहम्मद, ये जो मालिक काफूर है, ये प्रसिद्ध किसका सेनापति था, ये अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति हुआ करता था। ठीक है। एक आपने याद रखना है, जो खिलजी वंश है ना, इसका अंतिम शासक कौन था, तो मुबारक खिलजी हुआ करता था। अंतिम शासक कौन था, मुबारक जो खिलजी है ना, ये अंतिम शासक हुआ करता था। और ये 1316 से लेकर के 1320 तक रहा था। यानी जो खिलजी वंश है वो आपका 1290 से 1320 तक रहा था, जो मैंने अभी आपको करवाया। 1290 से 1320 तक, 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी रहा था, और उसके बाद में यहाँ पर कौन आता है, तो वो आपका रहेगा मुबारक खिलजी। ठीक है। अब जो इसमें एक लास्ट बात ये है कि जब खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है, जब खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है, जो आपका 1290 से लेकर के जो 1320 तक रहा खिलजी वंश, और 1290 से 1320 तक इसकी समाप्ति हो गई थी। इसके बाद में अगर पूछे अंतिम शासक कौन था, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मैंने अभी आपको करवाया, उसका नाम क्या है, तो मुबारक जो खिलजी है ना, वो अंतिम शासक है। मुबारक खिलजी क्या है, अंतिम शासक। इसके जाने के बाद खिलजी वंश की क्या होगी, समाप्ति, और कौन सा वंश आएगा, अब आएगा तुगलक वंश। कौन सा वंश रहेगा, तो तुगलक वंश जो है ना, वो इसके अंदर आता है। ये कब से कब तक रहेगा, तो ये 1320 से लेकर के ना ये 1414 ईस्वी तक रहने वाला है। नाम क्या है, तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश में एक तो हमें पढ़ना है ग्यासुद्दीन तुगलक को। ग्यासुद्दीन जो तुगलक है ना, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। एक इसके अंदर पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, एक पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक, और एक पढ़ना इसमें फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक और एक पढ़ना है फिरोज शाह
तुगलक। ये 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमें तुगलक वंश के अंदर पढ़ने हैं। तो इसके बारे में तो कोई खास पॉइंट तो है नहीं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ये 1320 से लेकर के ना ये 1325 ईस्वी तक ही रहेगा, यानी लगभग 5 वर्ष तक ही रहेगा। इसके बारे में आपको 2 बात याद रखनी है। क्या? एक तो इसने दिल्ली के अंदर ही तुगलकाबाद नगर की स्थापना करवाई थी। तुगलकाबाद जो नगर है, ठीक है, इसकी स्थापना, तुगलकाबाद नगर की जो स्थापना है ये किसने करवाई थी? ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही करवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसके टाइम पीरियड में जो सूफी संत हुआ करते थे ना, वो थे निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन जो औलिया है ना, ये एक सूफी संत हुआ करते थे। और निजामुद्दीन औलिया के जो प्रसिद्ध शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के जो प्रसिद्ध शिष्य थे उनका नाम क्या था? तो नाम सुन रखा होगा आपने, अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया के प्रसिद्ध शिष्य हुआ करते थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक ने या निजामुद्दीन औलिया ने, अमीर खुसरो ने, इन लोगों ने लगभग 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। कहते हैं इतने प्रसिद्ध शिष्य थे, यानी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो, कि जिस दिन निजामुद्दीन औलिया ने अपने प्राण त्यागे उसी दिन अपने प्राण किसने त्याग दिए थे? तो ये अमीर खुसरो ने त्याग दिए थे। तो ये क्या था? ये निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध शिष्य हुआ करता था अमीर खुसरो। क्या क्वेश्चन आता है ना कि भारत का तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को ही कहा जाता है, क्योंकि इसने सितार और तबले का आविष्कार किया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सितार व तबले का आविष्कार किसने किया था, वो भी अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इससे मिलने का प्रयास किया तो निजामुद्दीन औलिया ने साफ मना कर दिया था कि मुझे किसी भी शासक से नहीं मिलना है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो से कहा था कि मुझे आपके जो गुरु है निजामुद्दीन औलिया, इनसे मिलना है। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा अमीर खुसरो से कि अपने दरबार में यानी अपने साम्राज्य में 2 गेट है, तो मैं अपने इस महल के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी सामने वाले गेट से आएगा तो मैं पीछे वाले गेट से क्या हो जाऊंगा? बाहर हो जाऊंगा, यानी मुझे मिलना नहीं है किसी से। तो निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे। जब निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में दिल्ली में थे तो कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का जो महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी के चलते गयासुद्दीन तुगलक ने कहा कि या तो दिल्ली के अंदर एक सुल्तान रहेगा, या तो दिल्ली में एक सुल्तान रहेगा, या फिर दिल्ली के अंदर एक फ़कीर रहेगा, दोनों कभी भी नहीं रह सकते। इसलिए इसने कहा कि जब मैं वापिस आऊँ, यानी जब ये बंगाल अभियान पर गया और वहाँ से कहता है कि जब मैं वापिस आऊँ तो एक काम करना, दिल्ली को छोड़ करके चले जाना। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। ये एक प्रसिद्ध लाइन है, अभी दिल्ली दूर है। ये किसके बारे में कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। ये बात निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसकी जो मृत्यु है ना वो एक लकड़ी के महल में दबने से हुई थी। लकड़ी के महल में दबने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो लकड़ी के महल में दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो ये 1320 से 1325 के अंदर रहा था और 25 में इसकी क्या हो गई थी? 25 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और बाद में इसी का बेटा जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर आप कहेंगे जोना खां। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, इन दोनों को आप कल की क्लास के अंदर क्या करेंगे? फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास को मैं यहीं पर क्या करता हूँ? स्टॉप करता हूँ, और बाकी के जो लेक्चर होगा वो आप यहाँ पर कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।